जय श्री राम दोस्तों। आपने अभी एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें ये कहा गया है कि सऊदी अरेबिया ने यमन के सना एयरपोर्ट पे स्ट्राइक किया। अब ये आप सोचेंगे यार सऊदी अरेबिया कहाँ से कूद गया युद्ध में? ये यमन क्या है? इसका ईरान से क्या कनेक्शन है? और इसमें हमारा पाकिस्तान कहाँ बैठा हुआ है? और वो क्यों थर-थर काँप रहा है आज के दिन में इस एयर स्ट्राइक से? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। और ये सबसे पहले ये जानते हैं कि यार ये यमन है क्या? यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है? ये कितना बड़ा है? इसकी पॉपुलेशन कितनी है? और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि आपने लड़ाई झगड़े में, आतंकवाद में, हाउतीस में इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन इसके अलावा आपने कभी यमन का नाम नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं थोड़ी सी यमन की कहानी से। देखिए, यमन जो है वो बॉर्डर पे लगा हुआ है सऊदी अरेबिया के और ओमन के। इसकी जो एरिया है ये करीब 5.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब छोटा कंट्री नहीं है एरिया वाइज। और इसकी पॉपुलेशन है 4 करोड़। 4 करोड़ पॉपुलेशन का मतलब है इजराइल की 4 से 5 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है यमन की। और इसकी जो कैपिटल है वो है, उसका नाम सना, जहां पे अटैक हुआ था। और ये हाउतीस के कंट्रोल में है। अच्छा, अब हाउतीस पे आते हैं। उसके पहले यमन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंटली जो एक सी रूट है जिसे कहते हैं बाब एल मंदब, ये स्ट्रेट है, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और पूरे वर्ल्ड का 10 से परसेंट जो ग्लोबल ट्रेड है वो इससे गुजरता है। अब ये देखिए कि जो पहले था स्टेट ऑफ हार्मस, उससे करीब 20% गुजरता है। और ये उसके पैरेलल रूट है, इससे करीब 10 से 12% गुजरता है। और ये भी जानते हैं कि अगर ये बाबल मंडप बंद हो जाए तो यूरोप बेसिकली और एशिया, उसके बीच में शिपिंग रुक जाती है। इसलिए आप यमन की इंपॉर्टेंस यहां से समझिए। ये कोई गरीब देश नहीं है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है और पूरे वर्ल्ड में इसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मानी जाती है। अब आते हैं यमन की। यार ये गवर्नमेंट वहां चलाती कौन है? आप पहले ये देखिए, जो साइड में मैंने लगाया है नक्शा, इसमें देखिए कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यमनी गवर्नमेंट फोर्सेस, वो लाइट येलो कलर का है, वो आपको दिखाई नहीं देगा पूरे मैप में। मतलब गवर्नमेंट की से है ही नहीं। और गवर्नमेंट किससे कंट्रोल्ड है? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है सऊदी अरेबिया से, यूएई का सपोर्ट प्राप्त है और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ये उनको मान्यता देते हैं। लेकिन खुद यमन में उनकी कोई औकात नहीं है। और औकात किसकी है? यह है हाउदी फोर्सेस। आप ये देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर, जिसमें इनकी कैपिटल सना भी आती है। ये पूरा यमन, मेरे ख्याल से 80% यमन जो है वो हाउदीस के हाथ में है। और हाउदीस कौन है अभी बताते हैं। लेकिन इनको सपोर्ट किसका है? ईरान का है। और ईरान का सपोर्ट क्यों है ये भी मैं आपको भी बताता हूं। ठीक है साहब। अच्छा, अब आते हैं, आपको जो नेक्स्ट टाइम था हाउदीस। हाउदीस को कहते हैं अंसार अल्लाह भी कहते हैं। और पूरा नॉर्दर्न यमन इनके पास है, ये आपने देखा होगा। और इसके जो लीडर है इनका नाम है अब्दुल मलिक अल हाउदी। ठीक है। तो एक टेक्निकली आप देखिए तो पूरी यमन की गवर्नमेंट यही संभाल रहे हैं। यमन की गवर्नमेंट के पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, हाउदीज हैं कौन? ये एक जायदी शिया मूवमेंट शुरू हुई थी। उसके बाद
ये बदलते बदलते आर्म्ड पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया था यमन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और हल्के 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 ईरान के सपोर्ट से अब इनके पास मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, इवन क्रूज मिसाइल्स भी उनके पास अवेलेबल है भाई साहब। तो इसका मतलब पूरी एक आर्म्ड फोर्स बन गई है हाउदीस। और गाजा के वॉर के बाद, थोड़ा पहले भी था लेकिन उसके बाद ज्यादा हुआ, इन्होंने क्या किया जो हमने अभी आपको स्ट्रेट बोला था इनका, वहां से कॉमर्शियल शिप्स को, यूएस की नेवी को शिप्स को और इजरायली लिंक्ड वेसल्स को इन्होंने मारना शुरू किया। और मार के या लूट के उनसे पैसे लिए। और अब वो पैसे का क्या करते हैं, पैसे ले लिए, उनको अपना पूरी जो हाउदीज है वो संभालना भी तो है, ठीक है ना, उनका भी तो कोई नियम कानून कुछ होगा, कुछ गवर्नमेंट होगी उनकी अपनी। और ईरान उनको क्यों सपोर्ट करेगा? ईरान इसलिए सपोर्ट करता है, सबसे बड़ा रीजन, कि उनको यूएस से कॉन्फ्लिक्ट के बाद 1979 से उनके ऊपर बहुत कतरने लगी हुई हैं ईरान को। तो वो नॉर्मल चैनल से बहुत ज्यादा आपका डॉलर्स का वो आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, हाउदीस से कहते हैं कि आप शिप लूटो, वो जो मटेरियल है उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचो, कैश लो, हमको कैश दो, हम उस कैश से हथियार आपको बेचेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो मनी ट्रांजैक्शन है वो किसी बैंक के थ्रू नहीं हुआ, किसी सिस्टम में नहीं आया, इसलिए किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही थोड़ा ना क्रूज मिसाइल्स आ गई हाउदीस के पास। और ईरान ये भी समझता है कि आप हमारी फ्रंट लाइन हो लड़ाई करने के लिए। जैसे इसने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया ईरान ने, गजा में पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट किया और यमन में याउतीस को सपोर्ट किया। इवन नाइजीरिया में भी ये सपोर्ट करता है जो ऐसी ताकतें हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होती है। और उससे क्या होता है कि इसके नंबर 2 के धंधे चलते रहते हैं, इनके पास पैसा आता रहता है और एक पावर उनकी बनी रहती है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया कि हाउथीज क्या है। ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट एंटिटी है, एक इंडिविजुअल आदमी ने इसको चला रहा है, लेकिन पूरा यमन उनके पास है और ईरान का पूरा सपोर्ट है। ईरान जो इनका सपोर्ट करता है उसका एक रीजन ये भी है कि सऊदी अरेबिया, मैंने पहले बताया था कि सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पर है और सऊदी अरेबिया है मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो सुन्नी मुस्लिम है। और जो ये हाउदीज हैं ये है शिया, ईरान भी है शिया। तो सऊदी अरेबिया को हमेशा प्रेशर रहता है कि यार ये हम पे डायरेक्ट वॉर ना कर दे कभी हाउदीज, इसलिए वो डरा रहता है सऊदी अरेबिया। और दूसरा रीजन ये भी है जो ईरान सपोर्ट करता है हाउदी को, कि पूरा आपका ये बाबल मंदेब जो स्टेट है वो हाउदीज कंट्रोल करता है। तो ईरान का ऑयल अगर वहां से गुजरता है आराम से गुजर जाता है, और किसी कंट्री का ऑयल गुजरता है तो उसको ये डर होता है कि हाउदीज के जो लुटेरे हैं, उनको लुटेरे बोला जाता है बेसिकली, वो लूट लेंगे। और ये भी एक सपोर्ट मिलता है। और तीसरा सपोर्ट जो सबसे बड़ा है वो ये है कि वक्त आने पे वो आपका साथ देंगे। जैसे आज लेबनान में हिजबुल्लाह साथ दे रहा है ईरान का, हाउदी साथ दे रहा है, जब ईरान को जरूरत पड़ेगी तो वो साथ देंगे। तो अपनी आईआरजीसी तो है ही उनकी, आईआरजीसी के साथ उन्होंने ये कहते हैं ना गली के गुंडे पाले हुए हैं, तो ये तरीके से गुंडे हो गए, तीनों चारों गुंडे पाले हुए हैं और ये काम करते हैं। साथ में इनका जो मनी ट्रांजेक्शन है वो भी होता है। अब आते हैं, आपको मैंने बता दिया
कि इसमें एक सऊदी अरेबिया की क्या प्रॉब्लम है, ये भी मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया परेशान है कि ये मेरे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं यार, ये अंदर घुस जाएंगे और यहाँ कत्लेआम करके वापस चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। क्योंकि देखिए, एक आर्मी होती है, एक स्टैंडर्ड आर्मी होती है, उसके साथ लड़ना इजी होता है, लेकिन जो गुरिल्ला टाइप वॉर करते हैं इनके साथ लड़ना मुश्किल होता है, जो पाकिस्तान के लिए आज हो रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और आपका पंजाब ऑक्युपाइड कश्मीर में, और तालिबान अफगानिस्तान में। यही प्रॉब्लम है। कहते हैं ना 150 आदमी है, हम कभी खत्म कर देंगे, 1500 आदमी है। वो 1500 नहीं है, वो 1.5 लाख के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉर करते हैं। उनको पता नहीं, आपको पता नहीं कि कौन कब से कहां से आ जाएगा। एनीवेज, वो अलग टॉपिक है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि कहते हैं हाउदीज का एक डेलीगेशन आ रहा था ईरान से, सना एयरपोर्ट पे उतरने वाला था। यमन की गवर्नमेंट, जिसका मैंने बोला कि बहुत कम से है, उन्होंने उनको रुकने नहीं दिया और वहां पे ब्लास्ट किया। अब उनको वहां पे उतरने नहीं दिया, तो पहली बात ये होती है किया किसने। हाउदीज कहते हैं कि यार यमन की गवर्नमेंट के पास औकात ही ना है, कुछ पुराने टूटे फूटे फाइटर जेट्स थे उनके पास, वो सब खत्म हो गए, ये उनका काम ही नहीं है, यमन के पास औकात ही नहीं है ये करने की, किसने किया होगा? तब आता है नाम सऊदी अरेबिया का, कि ये भाई साहब सऊदी अरेबिया ने किया है। और उसके अगेंस्ट में फिर उन्होंने क्या किया कि हाउदीज ने लॉन्च कर दिया मिसाइल को, ड्रोन्स को भी, और कहां मारा? अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सऊदी अरेबिया का था वहां पे मारा। लेकिन सऊदी अरेबिया की जो डिफेंस है उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया और कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन हाउदीज ने सऊदी पे अटैक किया। एक बार किया अभी ठीक है, बाद में भी कर सकता है, और इसीलिए घबराया हुआ है सऊदी अरेबिया। और फिर अब क्या बात है, देखिए सऊदी अरेबिया के पास कोई ऐसी कोई जानी मानी फोर्स तो है नहीं, और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ समझौता किया कि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक है तो वो पाकिस्तान पे अटैक माना जाएगा, और पाकिस्तान पे अटैक है तो सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा। वो इंडिया के साथ भी ये कर सकते थे, लेकिन वो जानते हैं इंडिया ऐसा कोई वादा करता नहीं है। उन्होंने बहुत देख लिया, ये ऑकस में भी देख लिया इन्होंने, ये आपका क्वाड में भी देख लिया कि इंडिया जो भी उसका डिफेंस एलिमेंट होता है वो साइन करने को तैयार नहीं होता है। पाकिस्तान की बिकाऊ आर्मी है, वो ने कहा कि ये इसको हम कुछ पैसे देते रहेंगे और ये हमारा काम करेंगे, तो पाकिस्तान ने साइन तो कर लिया। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो गई, और अगर ये जो फाइटिंग है ये इंटेंसिफाई हो गई तो, और जो ये मिसाइल का जो एक्सचेंज हो रहा है हाउदीज और सऊदी अरेबिया में वो बढ़ गया, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। पाकिस्तान खुद फंसा पड़ा है चारों तरफ से। अब देखिए पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान कहेगा जी सऊदी अरेबिया के अंदर आके किसी ने अटैक किया तो हमारी जिम्मेवारी होगी, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया ने यमन पे अटैक किया या हाउदीज पे अटैक किया तो साहब हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे दलदल में फंस गया है कि सऊदी अरेबिया को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी इकोनॉमिक्स सऊदी अरेबिया से चलती है, ईरान को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसका बॉर्डर लगा हुआ है, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, पाकिस्तान का एनर्जी का इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान ने एक तो इंडिया उनका बॉर्डर पे उसको दुश्मन बनाया है, अफगानिस्तान को बनाया है, अपने 3 जो उनके सूबे हैं उनको अपना दुश्मन बनाया है। अब एक नया ईरान वो दुश्मन बनाना नहीं चाहता, जबकि दोनों में एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स हो चुकी हैं 1.5 साल पहले।
लेकिन फिर भी आज सिचुएशन ऐसी नहीं है, फ्रेंडली भी नहीं है तो दुश्मनों वाली भी नहीं है सिचुएशन। तो अब यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी है कि किसी तरीके से ईरान को समझाएं, कि वो हौतीस को समझाएं कि भैया सऊदी अरेबिया को छोड़ दो, नहीं तो हमको आना पड़ेगा। ईरान ने तो खुद अपने बाप की नहीं सुनी आज तक, वो पाकिस्तान की कहां सुनेगा। उसके पास तो एक टूल है, क्योंकि अमेरिका बेंट अपॉन है किसी तरीके से ईरान को खत्म करने के, और वो बिना ईरान को खत्म करके छोड़ेगा नहीं। तो ईरान के पास क्या टूल है आज के दिन में? उनका अपना तो सब कुछ खत्म हो गया, लगभग 75% मैं कहूं कि खत्म हो चुका है। अब जो उन्होंने अपने हथियार छोड़े हुए हैं, वो चाहे हजबुल्ला हो, चाहे वो ये वहां पे आपका हौतीस हो, उनको, और जो इराकी फाइटर्स हैं उनको, अब वो उनको अनलिश करेगा, छोड़ेगा। और यही उन्होंने किया है। और आप क्या सोच रहे हो, ईरान से डेलीगेशन आ रहा था सना? नहीं, वो हथियार आ रहे थे। दो लोग को बैठा दिया गया होगा, लेकिन ज्यादातर उनके हथियार आ रहे थे वहां पे। और कितने फ्लाइट्स आ चुकी होंगी, और इसीलिए यमन गवर्नमेंट ने अटैक करने की कोशिश की उसको। ये आप देखिए, पूरा ये जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, ये यमन की जो लड़ाई है, ये केवल यमन की नहीं रह गई है। यहां पे सऊदी अरेबिया है, यहां पे ईरान है, हाउदीज है, रेड सी है, और ग्लोबल ऑयल का रूट है। और दिस इज द रीजन कि पूरी दुनिया देख रही है कि यार, हम एक वॉर से नहीं निकले यार, एक रशिया वाली वॉर चल रही है, उससे नहीं निकले। यहाँ इजराइल ठोक रहा है 4 कंट्रीज को, हम उससे नहीं निकल रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट में कहां से प्रॉब्लम आ गई यमन की? प्रॉब्लम तो पहली है, आज की नहीं है, लेकिन इंटेंसिफाई आज हो रही है। और जो भाई साहब, जो दुनिया में पीस वार्ता कराता फिर रहा है ना आपका पाकिस्तान, अब यहां फंसेगा। या तो ईरान का साथ देगा या सऊदी का साथ देगा, वो दोनों का साथ नहीं दे सकता और दोनों को नहीं छोड़ सकता। तो देखते हैं कि मुल्ला मनीर अब क्या करता है। अगर ये इंटेंसिफाई होती है, वो दोनों जगह पैर छुएगा जाके, किसी तरीके से रोक दो, क्योंकि उसके पास कोई चारा रह नहीं जाएगा उसके पास। अगर सऊदी पे डायरेक्ट अटैक हो गया तो वह सऊदी को छोड़ नहीं सकता, और ईरान को छेड़ना उसके बाप की बस की बात नहीं है। उसके बाप की बस की बात नहीं है ईरान को छेड़ना। तो अब वो ऐसा फंसा है, अब अपना घर तो उसका जा ही रहा है, और अब लग रहा है पाकिस्तान का नंबर भी आ रहा है। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमको जरूर बताइएगा कि क्या ये मिडिल ईस्ट एक बार फिर रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, या यहाँ पे पाकिस्तान कुछ डिप्लोमेसी करके मामला सुलझा सकता है। आप अपनी राय दोस्तों जरूर बताइएगा, और आपकी राय का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा,